नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों में अपनों ने शुरू किया था व्याकरण शिक्षण, और व्याकरण शिक्षण की विधियों में कल अपनों ने पढ़ी थी आगमन विधि। तो देखिए, चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि कौन सी विधि का अध्ययन अपन करते हैं। तो यहाँ पर अपन व्याकरण शिक्षण पढ़ रहे थे, व्याकरण शिक्षण। और व्याकरण शिक्षण में भी व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि कर रहे थे? पिछली क्लास में आगमन विधि। तो आज अपनी उसके बाद दूसरी विधि रहेगी, कौन सी? निगमन विधि। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई आगमन विधि की जो विपरीत विधि है या बिल्कुल उल्टी विधि मानी जाती है, वो कौन सी होती है? निगमन विधि होती है। कैसे? जैसे अपनों ने आगमन विधि में देखा था, आगमन विधि में क्या देखा था कि शिक्षक पहले उदाहरण देता है और उदाहरण के बाद 3-4 उदाहरण लिखता है और उसके बाद शिक्षक का काम कंप्लीट हो जाता है और फिर छात्र स्वयं उन सभी उदाहरणों में से सामान्य बात को खोजते हैं, सामान्य नियम बनाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद शिक्षक उनको नियम क्लियर करवा देता है। तो इस प्रकार से आगमन विधि किस तरीके से चलती है, किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है? उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद नियम बताया जाता है। तो ये उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि है। तो मैंने आपको कहा कि भाई निगमन विधि इससे विपरीत है, तो जाहिर सी बात है ये नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि कही जाएगी। तो देखते हैं इस विधि में क्या होता है, किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाता है। तो इस विधि की यदि प्रक्रिया की बात करें सर्वप्रथम, तो इसमें सबसे पहले तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक नियम व सिद्धांत विद्यार्थियों को बता देता है, विद्यार्थी को बताता है। यहां पर पहले क्या बताता है? नियम व सिद्धांत। और जैसे ही शिक्षार्थी या विद्यार्थी है वो नियम को अच्छे से याद कर लेते हैं, सिद्धांत को अच्छे से समझ लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें क्या बताया जाता है? उससे संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। तो उसके बाद संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। शिक्षक सबसे पहले नियम व सिद्धांत विद्यार्थी को बताएगा, उसके बाद उनसे संबंधित उदाहरणों के माध्यम से क्लियर करवा देगा। ये तो हो गई वर्तमान की बात या आधुनिक की बात। तो आजकल तो इस विधि को इसी प्रकार से काम में लिया जाता है कि पहले नियम व सिद्धांत बता देते हैं, उसके बाद उनसे संबंधित उदाहरण। परंतु प्राचीन काल को यदि अपन देखें, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे क्या बात करते हैं अपन? देखिए, ये तो हुई आज की बात कि पहले नियम व सिद्धांत बता दो, उसके बाद उदाहरण बता दो। परंतु प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में आश्रम पद्धति होती थी, विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता था शिक्षक के पास रहकर। तो उस समय क्या होता था कि शिक्षक जो है या जो गुरु होते थे वो विद्यार्थियों को, जो शिष्य होते थे उनको नियम व सिद्धांत रट्टा लगवा देते थे। उसके बाद ये आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी कि उनके उदाहरण या उनको स्पष्ट करवाया जाए। तो कभी कभार तो कोई शिक्षक अगर समझता था, उचित समझता था, आवश्यकता महसूस करता था, तो उदाहरण बता देता था। तो प्राचीन काल की जो आश्रम पद्धतियां थी, उस समय जिस विधि का सर्वाधिक प्रचलन था वो कौन सी विधि थी? निगमन विधि ही थी। तो अपन कह सकते हैं कि भी प्राचीन काल में आश्रम पद्धति में गुरु शिष्य को नियम या
नियम या सिद्धांत ही पहले बताते थे। यानी पहले गुरुकुल की जो पद्धति चलती थी उस समय कौन सी विधि ज्यादा प्रचलन में थी, तो निगमन विधि ही सर्वाधिक प्रचलन में मानी जाती थी। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो क्या करता था, विद्यार्थियों को नियम रट्टा लगवा देता था। आज भी प्रचलन में है, आज भी कुछ शिक्षक इस विधि का प्रयोग करते हैं शिक्षण हेतु। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें कि भाई ये पद्धति किस स्तर के अनुकूल मानी जाएगी, तो ये उच्च स्तर हेतु उपयोगी विधि मानी जा सकती है। उच्च स्तर हेतु उपयोगी विधि मानी जाती है, उपयोगी विधि मानी जाती है। ये जो विधि है इसमें देखिए, हालांकि अपन मानते हैं कि भाई बौद्धिक व मानसिक विकास तो नहीं होता, परंतु स्मरण शक्ति बालक की अच्छी हो जाती है। तो इस विधि द्वारा बालक की स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। कक्षा में शिक्षक जाएगा, सबसे पहले नियम बताएगा, सिद्धांत बताएगा और नियम व सिद्धांत के बाद उदाहरणों से उसको स्पष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से यह विधि है वो उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। क्यों? क्योंकि उच्च स्तर पर विद्यार्थी परिपक्व जब हो जाता है तभी वह पहले नियमों को समझने में समर्थवान बनता है। उसके बाद उसकी स्मरण शक्ति का विकास होता है और प्राचीन काल की आश्रम पद्धति में भी इसी प्रकार का देखा जाता था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। आगे अपन इस विधि में क्या और चीजें देख सकते हैं तो वो अपन देखते हैं। यहां पर अपन बात करेंगे अब अपन बात करेंगे इस विधि के सोपान की। इस विधि की प्रक्रिया कौन सी हुई? इस विधि की प्रक्रिया हुई पहले नियम, सिद्धांत, नियम, उपनियम सारे के सारे बता दो, उसके बाद उदाहरण बता दो। यदि सोपान की बात करें तो इस विधि में भी जिस प्रकार से अपनों ने आगमन विधि को देखा, तो आगमन विधि में भी विद्यार्थी 4 चरणों द्वारा गुजरता है, 4 चरणों से गुजरता है। तो उसी प्रकार से इस विधि में भी शिक्षण के दौरान विद्यार्थी 4 चरणों से गुजरता है। इसमें पहला कौन सा है? पहला है नियम का बोधन। तो इसलिए नियम बोधन जो है वो माना जाएगा। कौन सा सोपान माना जाएगा? सबसे पहला सोपान है नियम बोधन। अब नियम बोधन क्या होता है? सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि बोध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी भी नियम या उपनियम का ज्ञान करवाना या विद्यार्थी को बोध करवाना ही कौन सा सोपान कहलाता है? बोधन सोपान कहलाता है। तो इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं कि यदि शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को किसी नियम या उपनियम का बोध करवाया जाता है तो वहां नियम बोधन सोपान माना जाता है। ठीक है। और ये शिक्षण का ये क्या कौन सा सोपान है? शिक्षण का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान अर्थात
यदि कोई शिक्षक निगमन विधि द्वारा शिक्षण करवाना चाहता है तो उसको सबसे पहले नियम व उपनियम का बोध ही करवाना है। सीधा का सीधा परिभाषित करते हुए उस नियम से विद्यार्थी को अवगत करवाना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले सोपान की। अगले सोपान में कौन सी चीजें आ सकती है। तो ये था नियम बोधन सोपान। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले की। तो अगला दूसरा सोपान कौन सा हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपने बालक को नियम बता दिया, आपने परिभाषित कर दिया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसको उस नियम से अवगत करवाया जाए, यानी अच्छे से समझाया जाए। तो समझाने को अपन कौन सा सोपान कहेंगे, दूसरा सोपान। और उसको किस रूप में लिखेंगे, नियम स्पष्टीकरण। नियम स्पष्टीकरण सोपान। तो दूसरा सोपान कौन सा होगा, नियम के स्पष्टीकरण का। पहले नियम उपनियम जैसे पुस्तकों में लिखे होते हैं वैसे के वैसे बता दिए। इसके बाद शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक उन सभी नियमों को स्पष्ट करेगा विद्यार्थियों के सामने। तो देखिए इसमें इसको अपन किस रूप में लिखेंगे, शिक्षक द्वारा बताए गए नियम व उपनियमों का स्पष्टीकरण दिया जाता है। शिक्षक शिक्षार्थी के समक्ष स्पष्ट करेगा कि भाई ये नियम है, ये जो परिभाषा है इसकी परिभाषा ये क्यों है, इसके ये उपनियम है, तो ये उपनियम भी किस प्रकार से बनते हैं। तो ये दूसरा सोपान रहा। उसके बाद अपन बढ़ेंगे तीसरे सोपान की तरफ, तो इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरा सोपान। तीसरे सोपान में क्या होगा, तीसरे सोपान में होगा नियम का परीक्षण। नियम परीक्षण कौन करवाएगा, यहां पर भी शिक्षक ही परीक्षण करवाएगा। अर्थात जो नियम बताए गए हैं, जो उपनियम बताए गए हैं, जो स्पष्टीकरण किया गया है, उस पूरे के पूरे को शिक्षक भी ध्यान से बच्चों को फिर से रिवीजन करवाएगा, यानी उसका परीक्षण करवाएगा कि भाई जो नियम बताए थे वो क्यों और कैसे सही माने जा सकते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थी स्वयं भी इसका परीक्षण करेगा। तो यह जो प्रक्रिया है वो शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है। तो अपन कह सकते हैं कि जब स्पष्टीकरण के पश्चात शिक्षक व शिक्षार्थी क्या करते हैं, नियम व और स्पष्टीकरण में क्या करता है, शिक्षक स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उदाहरण भी देता है। तो इसलिए नियम व उदाहरणों का परीक्षण करते हैं। ये हो गया तीसरा सोपान कि जब स्पष्टीकरण के पश्चात शिक्षक व शिक्षार्थी नियम व उदाहरणों का परीक्षण करते हैं, तब वहां पर कौन सा सोपान माना जाता है, तीसरा। और तीसरा कौन सा, नियम परीक्षण। तो सबसे पहले नियम बोधन, उसके बाद स्पष्टीकरण और उसके बाद नियम परीक्षण नामक सोपान है वो चलता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं चौथे सोपान की। तो चौथा सोपान कौन सा इसके अंतर्गत माना जा सकता है। तीन स्टेप से यदि विद्यार्थी गुजर चुका है तो अंत में फिर वो क्या करता है, अंत में वो उसका सत्यापन करता है। तो नियम का सत्यापन, या फिर अपन सीधा भी कह सकते हैं कि इसका चौथा जो सोपान रहता है इस विधि का, वो रहता है सत्यापन। सत्यापन का मतलब होता है सत्य का परीक्षण करना। तो सत्य का परीक्षण करना यानी जो नियम पढ़े, जो उदाहरण पढ़े, वो उदाहरण नियमों पर किस आधार पर सत्य है, यानी
ये अपन कह सकते हैं सीधा का सीधा विद्यार्थी एक तरीका निकाल लेता है जिसके माध्यम से वो आसानी से अपने आप को समझाता है। तो इसलिए सत्यापन का मतलब हो गया कि अंत में शिक्षार्थी ग्रहण किए गए नियमों एवं उपनियमों तथा उदाहरणों के मध्य संबंध स्थापित करता हुआ सत्य का परीक्षण या जांच लिख सकते हैं अपन, जांच करता है। ये हो गया चौथा स्टेप। और इसी के साथ यह शिक्षण विधि के सोपान जो है वो कंप्लीट होते हैं। इस विधि में सोपान इसी प्रकार से चलते हैं। यदि इस विधि की एक और विशेषता की बात करें, ये हो गए सोपान कौन कौन से, नियम बोधन, स्पष्टीकरण, परीक्षण और सत्यापन। इन 4 सोपानों से शिक्षक व शिक्षार्थी को गुजरना होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई इस विधि की एक विशेषता है। और विशेषता कौन सी है कि इस विधि द्वारा समय व श्रम बहुत ही कम करना पड़ता है। क्योंकि शिक्षक, अब जैसे मान लीजिए कि आगमन विधि से आप अध्ययन करवाने जा रहे हो, तो आगमन विधि से अध्ययन करवाने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा, तैयार करने पड़ेंगे उससे संबंधित उदाहरण, और उदाहरण तैयार करके सबसे पहले रिलेटेड उदाहरण जिसके आधार पर जो शिक्षार्थी है वो नियम निकालने का प्रयास कर सके, ऐसे उदाहरण देने होंगे। और वो भी किस आधार पर, विद्यार्थियों के स्तर के आधार पर। तो उसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जबकि इसमें समय व श्रम दोनों ही कम लगते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान समय व श्रम क्या होता है, कम लगता है। ये हुआ। तो यहां पर अपनों ने इस विधि से संबंधित सभी चीजों की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र इसके कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब अपनों ने आगमन विधि को पढ़ा था, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि शिक्षण सूत्र जो अपन यहाँ पर काम में ले रहे हैं उनसे बिल्कुल विपरीत उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि अपनों ने सबसे पहले नियम देखा, उसके बाद उदाहरण देखा। तो पहला शिक्षण सूत्र तो कौन सा हो जाएगा, नियम से उदाहरण की और शिक्षण सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब ये क्या हुआ, इस विधि में सबसे पहले शिक्षक विद्यार्थी को नियम बताता है और नियम के बाद वो क्या करता है, वो उदाहरण बताता है उससे संबंधित। ठीक है। उसके बाद यदि अपन दूसरे शिक्षण सूत्र की बात करें तो दूसरे शिक्षण में कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई नियम सामान्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह समान रहते हैं, तो इसलिए उनको सामान्य बोला जाता है। जबकि उदाहरण शिक्षक अपने तरीके से अपने हिसाब से बनाता है, तो इसलिए वो विशिष्ट होते हैं। तो इसलिए इस विधि को अपन क्या मानेंगे, या ये विधि कौन से शिक्षण सूत्र पर कार्य करेगी, सामान्य से नियम की और शिक्षण सूत्र पर कार्य करेगी। तो सामान्य से नियम की और शिक्षण सूत्र पर काम करने वाली विधि कौन सी मानी जाएगी, निगमन। जबकि यहां पर नियम नहीं है, यहां पर विशिष्ट है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर।
ये होगा। जबकि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि हो जाती है? आगमन विधि हो जाती है। उसके बाद यदि अपन बात करें आगे अन्य सूत्र की, तो देखिए उदाहरण ऐसे लिए जाते हैं जो सामान्यतः आम प्रचलन में हो, तो इसलिए वो उदाहरण तो क्या होते हैं, हमारे लगभग देखे हुए समझे हुए वही चीजें होती है, परंतु नियम हम जानते नहीं हैं। तो इसलिए इस विधि को अपन क्या कह सकते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर काम करने वाली विधि यह मानी जाती है। क्यों? क्योंकि नियम हम जानते नहीं है, जिनका ज्ञान हमें करवाना है, और उस नियम से संबंधित उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि ऐसे हुआ कि संज्ञा पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कक्षा में संज्ञा पढ़ा रहा है, तो शिक्षक यूं बोलेगा भी राम भोजन करता है या राम खाना खाता है। तो यहाँ पर अपन राम भी जानते हैं और अपन इस वाक्य से भी अवगत हैं भी राम खाना खा रहा है, परंतु इसमें राम जो शब्द है वो किसी लड़के का नाम है, वो संज्ञा है, ये हमें नहीं पता, तो हमें नियम का पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस विधि में सबसे पहले नियम को ही देखेंगे। तो इसलिए नियम जो अज्ञात है उससे अपन उदाहरण जो हमें ज्ञात है उनकी तरफ जाएंगे, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इसके अन्य शिक्षण सूत्रों की भी बात कर लेते हैं और कौन कौन से शिक्षण सूत्र इस विधि में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो यहां पर अपन बात करते हैं तो देखिए आगे कौन कौन से शिक्षण सूत्र काम में लिए जा सकते हैं। देखिए जब अपन आगमन विधि देख रहे थे तब अपनों ने देखा था कि वे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर शिक्षण सूत्र पर वो कार्य करती है, जबकि ये प्रमाण से प्रत्यक्ष शिक्षण सूत्र की ओर चलेगी। कैसे चलेगी? देखिए मान लीजिए कि मैंने यूं कहा कि राम आम खाता है, ठीक है, ये वाक्य है आपके सामने, राम आम खाता है। अब यहां पर मैंने आपको कहा कि भाई ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे मान लीजिए राम ने यूं कह दिया खुद ने ही कि मैं आम खाता हूं, तो यहां पर इस संज्ञा की जगह काम में लिया, कौन सा लिया? मैं लिया, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो पहले मैंने आपको नियम बताया कि भाई ये संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब अपनों ने क्या कर दिया कि प्रमाण दे दिया, तो प्रमाण का प्रत्यक्षीकृत किया, तो इसलिए प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलने वाली इस विधि को अपन मान सकते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें अगले शिक्षण सूत्र की ओर, तो अगले शिक्षण सूत्र में भी अपन क्या मान सकते हैं कि ये जो है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र पर काम करती है। ये अपनों ने क्यों देखा? अपनों ने आगमन विधि में देखा भी था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए नियम जो है, याद रखना ये दो बातें, नियम सदैव सामान्य होते हैं, सामान्य माने जाते हैं, और ये सूक्ष्म माने जाते हैं। ये दो चीजें अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो उदाहरण होते हैं, अब सूक्ष्म अपन किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म ज्ञान होता है, यानी विभिन्न आधारणों के माध्यम से एक सूक्ष्म नियम निकल कर आता है, तो इसलिए अपन नियम को सूक्ष्म कह देते हैं और उदाहरणों को स्थूल कह देते हैं। उदाहरण बहुत ज्यादा दिए जा सकते हैं, इस रूप में भी आप याद कर सकते हो। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली ये विधि है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि भाई उदाहरण तो अपने जाने माने ही होते हैं, तो इसलिए, और नियम क्या होते हैं? अपने देखे हुए ही नहीं होते हैं, जिनका ज्ञान तो शिक्षक हमें करवाता है। तो ये क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर भी यह कार्य करती है। अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर भी यह विधि कार्य करती है। तो ये रहे इस विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र। और यहाँ पर
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और निगमन विधि से आप संबंधित अपनों ने सभी चीजें देख ली है। अब यहाँ पर एक बहुत ही विशिष्ट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो ये है कि देखिए, व्याकरण शिक्षण के दौरान मैंने जो शिक्षण विधियां आपको लिखवाई थी उसमें मैंने जो आगमन निगमन और उसके बाद तीसरी आगमन निगमन विधि और उसके बाद मैंने एक सूत्र विधि लिखवाई थी, एक पाठ्य पुस्तक विधि लिखवाई थी। ये विधियां आपको लिखवाई थी। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि है वो इसी की ही सहायक विधियां हैं, इसी की उपविधियां हैं। यानी निगमन विधि को अपन सूत्र विधि द्वारा भी लागू कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा भी लागू कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, यहां पर आप नोट लगाकर ये लिखिए कि भाई सूत्र विधि व पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा निगमन विधि का शिक्षण कार्य करवाया जाता है। ये लीजिए, तो दो विधियां हैं, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। अब सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि इसी की सहायक विधियां हैं। ठीक है, तो अपन निगमन विधि में किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? सूत्र विधि का भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक विधि का भी कर सकते हैं। तो सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि किस प्रकार से चलती है उसको भी अपन देख लेते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं कि भी सूत्र विधि किस प्रकार से चलती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं सूत्र विधि को। सूत्र विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शिक्षक विद्यार्थियों को सूत्र बता देता है कि भाई संधि का ये सूत्र है, दीर्घ संधि का ये सूत्र है, और विद्यार्थी बिना समझे, बिना सोचे, बिना विचारे उनको कंठस्थ कर लेता है। उस विधि को ही अपन क्या कहते हैं? सूत्र विधि कहते हैं। तो देखते हैं किस रूप में इसे लिख सकते हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों को सूत्र बता देते हैं जिन्हें विद्यार्थी बिना समझे कंठस्थ कर लेता है। ये विधि कौन सी हुई? सूत्र विधि। सूत्र बता दिया, विद्यार्थी ने कंठस्थ कर लिया। इस विधि का एक लाभ भी है, ये अंक प्राप्ति में सहायक विधि है, क्योंकि यदि आपको ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं तो रट्टा लगाने पड़ेंगे और ये बस रट्टा लगाने का काम ही होता है। तो ये अंक प्राप्ति में सहायक विधि मानी जाती है। अंक प्राप्ति में सहायक ये विधि मानी जा सकती है। इस विधि द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? बालक की स्मरण शक्ति, क्योंकि बालक की याददाश्त बढ़ती है, इससे बार बार अभ्यास करता है, तो स्मरण शक्ति का विकास इस विधि द्वारा भी होता है। हाँ, बौद्धिक व मानसिक विकास संभव नहीं है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि बौद्धिक व मानसिक विकास संभव, मानसिक विकास नहीं, इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस विधि द्वारा विद्यार्थी की स्मरण शक्ति बढ़ती है, अंक अच्छे आ जाते हैं, परंतु बौद्धिक व मानसिक विकास नहीं होगा। बौद्धिक व मानसिक विकास क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा भाई, उसने कुछ सोचा समझा तो है नहीं, कुछ विचार तो किए नहीं है, वो तो डायरेक्ट रट्टा लगाने में लगा हुआ है। तो याददाश्त तो अच्छी हो जाएगी, परंतु बौद्धिक व मानसिक विकास
बौद्धिक व मानसिक विकास तभी होता है जब आप विद्यार्थी को 3 चीजों का हर एक विषय में ज्ञान करवाएं। कौन कौन सी चीजों का? क्या, क्यों, कैसे। इन 3 चीजों का यदि आप हर एक टॉपिक, हर एक विषय में ज्ञान करवाते चल रहे हैं तो विद्यार्थी का बौद्धिक व मानसिक विकास होगा। वह हर चीज के बारे में सोचने लगेगा कि ये चीज है वो यहाँ पर बताई गई है तो क्यों बताई गई है, ये कैसे बनती है, ये किस प्रकार से आती है। तो इसलिए बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए तो क्या, क्यों, कैसे आवश्यक है, जिसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए ये तो होता नहीं है, परंतु अंक अच्छे आ जाएंगे और इसके साथ साथ स्मरण शक्ति का विकास होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अगर अपन इस विधि के बारे में बात करें तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, एक बार पूछा भी जा चुका है कि जो सूत्र विधि है वो किसकी देन है। आप संस्कृत को खोलकर देखिए, संस्कृत भाषा को पढ़िए, वर्ण विचार से लेकर जो वर्ण विचार अपन सीखते हैं ना, उनमें प्रत्येक वर्ण विचार में हर एक चीज का अलग सूत्र है। तो ये सूत्र विधि किसकी देन मानी जाती है? ये संस्कृत की देन मानी जाती है। तो आप इसको नोट लगाकर लिखेंगे, नोट लगाकर लिखेंगे, नोट लगाकर क्या लिखेंगे? यह विधि, यह विधि संस्कृत भाषा की देन है, संस्कृत भाषा की देन है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जो शिक्षण है, पूरा का पूरा जो संस्कृत शिक्षण है वो सूत्रों पर चलता है। हर एक चीज का अपना सूत्र है। पहले सूत्र रट्टा लगाइए, उसके आधार पर बाद में उदाहरण, नियम सारे के सारे उसी में ही शामिल होते हैं, तो उसको आप उसके अनुसार ही समझते रहेंगे। तो इसलिए ये विधि संस्कृत से आई है। और जो दूसरी विधि मैंने आपको बताई थी, सहायक विधि, कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। तो पाठ्य पुस्तक विधि ये आप स्पेशली नोट कर लीजिएगा। जिस प्रकार से ये संस्कृत से आई है उसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक विधि अंग्रेजी से आई है, परंतु पाठ्य पुस्तक विधि को आज की क्लास में अपनों ने नहीं देखा है, तो अपन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।